आज हम अपनी थर्ड यूनिट का एक टॉपिक है जिसको शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है परमाणु प्रसार, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ठीक है, और परमाणु प्रसार से आप समझ सकते हैं कि आज विश्व में जिस तरह से हम बारूद के ढेर पर बैठे थे कुछ सालों पहले, आज हम परमाणु के ढेर पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमें नुकसान भी हो सकता है। हमें क्या, इस पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। आज इतनी परमाणु क्षमता इन हमारे अलावा कई राष्ट्रों के पास उपलब्ध है। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो है परमाणु प्रसार से संबंधित। देखिए, परमाणु प्रसार के संबंध में अगर हम बात करें तो परमाणु प्रसार वास्तव में है क्या, या परमाणु प्रसार के माध्यम से क्या काम किए जा रहे हैं विदेशी संस्थाओं के द्वारा, उसकी बात करेंगे। देखें आप, सबसे पहले तो देखें कि वर्तमान में परमाणु संपन्न राष्ट्र कौन कौन से हैं। या जिन्हें विश्व में माना जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो अमेरिका, यूएसएसआर और वर्तमान में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, इसका नाम बाद में लिखेंगे, इजराइल का, क्योंकि इसने घोषित नहीं कर रखा है, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। ठीक है, ये ध्यान रखें आप कि ये वे राष्ट्र हैं जिन्होंने परमाणु तकनीक प्राप्त करने के बाद उससे परमाणु बमों को भी बना रखा है। क्रम में थोड़ी सी लिखने में ये दिक्कत होती है। अगर आप एक चीज़ भूल जाते हैं तो भूलने का मतलब लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। चीन, फ्रांस, संख्या के आधार पर तो फ्रांस के पास, चीन के पास ज़्यादा है, लेकिन जो परमाणु परीक्षण किया था वो फ्रांस ने पहले कर लिया था। फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और अब हम बात करेंगे जो हैं बच रहे, जैसे इजराइल को भी माना जाता है लेकिन उसने कभी घोषणा नहीं की है। ठीक है, तो ये राष्ट्र जो हैं ये परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और बाकी जो शेष बच गए वो या तो प्रयास कर रहे हैं या वो कहीं ना कहीं एनपीटी या सीटीबीटी पर उन्होंने क्या कर रखे हैं, हस्ताक्षर किए हुए। तो इस वजह से वो इस परमाणु क्लब में शामिल नहीं हो सकते और नहीं होना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं वो उन्हें अमेरिका का वर्चस्व प्राप्त है या वो कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखें आप, इन्होंने कब कर लिया, 16 जुलाई 1945 को, 29 अगस्त 1949 को, 3 अक्टूबर 1952 ब्रिटेन ने। फिर उसके बाद आता है फ्रांस, फ्रांस ने किया 16 फरवरी 1960। चीन आता है 3, 16, 13, देखो यहाँ आएगा 13 फरवरी, सॉरी ये है 16 अक्टूबर 1964 को। भारत ने कब कर लिया, भारत ने किया था 18 मई 1974 को। पाकिस्तान ने कर लिया 28 मई 1998 को। उत्तर कोरिया ने कर लिया, देखो ये एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी कहकर इसने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि 9 अक्टूबर 2006 को इन्होंने काम किया। डेट का कोई फिक्स नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि ये छुपकर काम करता है। ठीक है,
तो प्रत्येक राष्ट्र ने यहाँ पर परमाणु परीक्षण कर रखा है और परमाणु परीक्षण करने के आधार पर उसने अपनी परमाणु क्षमताओं को भी बढ़ाने का काम किया है। अब पूछा डेट जाती है कई बार, देखो अब ट्रिनिटी, ये था कोडवर्ड किसका? अमेरिका का। भारत का कोडवर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ये कोडवर्ड थे जिनके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब दोबारा किया तो हमने कहा कि बुद्ध पुनः मुस्कुराए। एक बार बुद्ध दोबारा क्या किए? मुस्कुराए। चीन का कोडवर्ड था 596। ऐसे कर करके सबका अपना अपना एक कोडवर्ड है, जिस कोडवर्ड के आधार पर इन्होंने अपने अपने परमाणु परीक्षणों को पूर्ण किया, उनको कंप्लीट करने का काम किया। ठीक है, पाकिस्तान ने जरूर चंगाई फर्स्ट ये पूछे जाते हैं, इसलिए लिखाना जरूरी है, आपके ध्यान में रहे कि किस कोडवर्ड के आधार पर किस राष्ट्र ने अपना अपना परमाणु परीक्षण किया था। हरिकेन है ब्रिटेन का, आरडीएस फर्स्ट, गैब्रियल बेरियो। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान होने चाहिए कि किस परीक्षण के आधार पर किस परीक्षण का क्या कोडवर्ड था। गर्बोइस बेल्यू, जी बेल्यू, ये आप एक बार ध्यान कर लें। 16, 29, 3, 13, 16, 18, 28 और 9, इनके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र कितना पुराना शक्तिशाली राष्ट्र है, परमाणु कितनी पुरानी उसके पास क्षमताएं हैं। एक सूची और देखें आप, इसमें ये बताया गया है कि लगभग 4000 के करीब परमाणु बम है किसके पास? अमेरिका के पास। उसके बाद आते हैं 4800 प्लस किसके पास है? रूस के पास। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ब्रिटेन के पास भी लगभग 320 के लगभग नहीं, चाइना के पास भारत के पास 140 से 150 परमाणु बम हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा ही है, ऐसा माना जाता है 160 के लगभग पाकिस्तान के पास। इजराइल के पास 90 के करीब माने जाते हैं। ठीक है, और 10 के करीब उत्तर कोरिया के पास। ये जो इस तरह के आंकड़े हैं, ये आंकड़े दिए गए हैं सिप्री के द्वारा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो परमाणु बम्बों की जो क्षमता है, परमाणु बम्बों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है, उसका निर्धारण कर रहे हैं। देखें आप इन आंकड़ों को,
अब इसमें दो तरह के आंकड़े, एक तो वो जो हथियार के रूप में काम लगे हुए हैं और एक वो जो कभी नष्ट किए जाए, टोटल। तो अगर हम टोटल की बात करें तो वो अलग चीज़ आएगी, उसको देखें आप। अगर आपको ये ध्यान आ गया हो तो आप उसको देखें। छः 6185। देखो आंकड़ों की बात ऐसी है, 2018 के आंकड़े हैं। उसके बाद आते हैं रूस के पास 6500 के करीब टोटल, जितने यूज़ किए हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, नष्ट हो सकते हैं वो सारे। उसके बाद आता है ब्रिटेन 200, फ्रांस के बाद 300, चाइना के पास 290, भारत के पास वो ही 130 से 140, 150 से 160 पाकिस्तान के पास। और उसके बाद आते हैं उत्तर कोरिया के पास, और फिर 30 से 40। ये सिप्री की रिपोर्ट है 2018 की, ठीक है। ये एक तरह से करंट टोटल आंकड़े हैं और इनके द्वारा लगभग 13,865 के करीब ये टोटल संख्या है, जिनके आधार पर आप देखेंगे कि ये जो परमाणु बम हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति को किस प्रकार से खतरा उत्पन्न कर पाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये भी परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्र हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति को इस प्रकार से एक हथियारों की दौड़ प्रारंभ कर दी है। आणविक हथियारों की एक दौड़ प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है इन परमाणु संपन्न राष्ट्रों को। ये डेट्स पूछी जाती हैं, इसलिए मैं बताने का कारण इतना ही है। अब आगे चलते हैं हम। परीक्षणों को के आधार पर आप देखेंगे तो अभी बहुत ये संख्या बहुत डबल तिबल हो जाएगी अगर आप परीक्षण देखेंगे या उस परीक्षण के आधार पर इन्हें देखेंगे। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि हाइड्रोजन बम देखें, ध्यान रखें हाइड्रोजन बम भी है। हाइड्रोजन बम इससे भी कई गुना ताकतवर बम है। चलो तो ये ध्यान रखें 2018 की रिपोर्ट ने क्या कहा है इन परमाणु बम संपन्न राष्ट्रों के बारे में। अब ये तो वो राष्ट्र हैं जिनकी घोषणाएं हैं या जिनको हम ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनके द्वारा परमाणु परीक्षण का काम किया जा चुका है। ईरान, अफ्रीका, ब्राज़ील, इन पर भी परमाणु परीक्षण के क्या लगते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। पहली बात ये देखें आप, परमाणु शक्ति चाहिए क्यों? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आप बनना क्यों चाहते हैं, या कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इस 8 देशों के क्लब में शामिल क्यों करना चाहता है? ये एक बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न हो सकता है, या एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब शायद हम सभी को मालूम है, या वो राष्ट्र जो स्वयं परमाणु संपन्न हो चुके हैं उनकी जो भूमिका है उस भूमिका के निर्वहन में कहीं ना कहीं परमाणु संपन्नता होना बड़ी आवश्यक चीज़ है। देखें आप, पहली जरूरी तो क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा। अब राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे कि आप देखें कि हमारे पड़ोस में चीन है,
चीन परमाणु संपन्न राष्ट्र है। चीन परमाणु संपन्न राष्ट्र है, तो हमारी जो भौगोलिक विवाद हैं या भौगोलिक सीमाओं को लेकर जो विवाद है चाइना के साथ, उस विवाद में कहीं ना कहीं वो हम पर दबाव बना सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही सभी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन ले लें, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया ले लें, चाइना हांगकांग, चाइना जापान ले लें, या रूस अमेरिका ले लें, या कहीं ईरान इराक, इन राष्ट्रों को ले लें, दक्षिण अफ्रीका को ले लें, ब्राज़ील को ले लें, ये सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देते हुए सबसे पहले परमाणु संपन्नता हासिल करना चाहते हैं या परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहते हैं, ताकि जो महाशक्ति राष्ट्र हैं वो राष्ट्र इन पर अनावश्यक दबाव नहीं बना सकें। जैसे कि जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो आप देखिए पाकिस्तान ने भी तुरंत कर लिया। हालांकि पहले परमाणु परीक्षण के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 13 मई 1998। ठीक है, इस 11 या 13 मई को जो परमाणु परीक्षण किया था किसने? भारत ने। तो इसके जस्ट जवाब में उन्होंने 28 मई 1998 को कर दिया, और इसने आरोप किस पर लगाया कि भारत ने हम पर दबाव या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के कारण पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया है। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये डर हुआ कि भारत ने जो क्षमता हासिल की है उस परमाणुीय क्षमता का वो प्रयोग किसके विरुद्ध कर सकता है? भारत के विरुद्ध कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने भी परमाणु क्षमता अर्जित करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। वहीं देखें आप, पाकिस्तान के बाद अभी मैंने आपको किसका नाम लिया? इजराइल का। अब इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद कोई कम विवाद नहीं है। उसके लगभग 50+ जो मुस्लिम राष्ट्र हैं इजराइल के, उन मुस्लिम राष्ट्रों का दबाव इजराइल पर है या उनके खिलाफ वो एक्शन लेने के लिए वो भी क्या होना चाहता है? परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहता है। ठीक है, तो इन अंतर्राष्ट्रीय विवादों में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए या अपनी भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सभी राष्ट्र लगभग परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, परमाणु शक्ति की आवश्यकता क्या पड़ रही है? इसका जो सृजन रूप है, यानी मैं आपको बता रहा था कि परमाणु बम 2 प्रकार से निर्मित किए जाते हैं या 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो संलयन के द्वारा और एक विखंडन के द्वारा। तो परमाणु बम मुख्यतः विखंडन के आधार पर काम करते हैं, टूटते हैं अणु और उनसे जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। लेकिन उसका बड़ा रूप आ गया हाइड्रोजन बम जिनको कह रहे हैं। उन हाइड्रोजन बम्बों में संलयन की क्रिया होती है, यानी 2 अणुओं के जुड़ने पर भी क्या हो रही है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब वो ऊर्जा मुक्त होती है तो उस ऊर्जा का सृजनकारी रूप विद्युत बनाने में करना चाहते हैं कुछ राष्ट्र। यानी यूरेनियम का शांतिपूर्ण कार्य में उपयोग करने के लिए भी कई लोगों को यूरेनियम चाहिए या ये क्षमता चाहिए। यानी इसके माध्यम से वो अपनी राष्ट्र की जो ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें परमाणु तकनीक चाहिए, यूरेनियम चाहिए। अभी ईरान ने कहा था कि मैं सिर्फ शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूरेनियम संवर्धन कर रहा हूँ, लेकिन अमेरिका ने उस पर आरोप लगाया कि वो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर परमाणु बम बनाने की तकनीक विकसित करने के लिए यूरेनियम का संवर्धन एकत्रीकरण कर रहा है। तो वहाँ पर ईरान और अमेरिका के संबंधों में थोड़ा तनाव हुआ और ईरान की सेना के जो प्रमुख हैं उन्हें मार दिया गया अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन संबंधों में इस परमाणु संपन्नता ने भी अब एक इम्पोर्टेंट भूमिका का निर्वहन किया है। तो ये जो सृजनकारी रूप है यानी परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकती है। इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है किसके द्वारा? इस परमाणु के द्वारा, परमाणु ऊर्जा के द्वारा। इसलिए भी ये लोग चाहते हैं कि हम
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु संपन्न राष्ट्रों में शामिल हो, या हमारे पास भी ऐसी टेक्निक हो जिससे हम ये परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तीसरा है एक स्टेटस, इंटरनेशनल जो स्टेटस है, ये जो ग्रुप है परमाणु संपन्न राष्ट्रों का या परमाणु बमों का प्रयोग करने वाले, उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। अब देखो आप वॉसेनर ग्रुप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप देखेंगे, एनएसजी ग्रुप देखेंगे, ये कहीं नहीं, जितने भी ग्रुप मैंने आपको नाम लिए हैं वो कहीं ना कहीं विशेष राष्ट्रों के समूह को इंगित करते हैं, और उन राष्ट्रों में शामिल हैं महाशक्ति जो राष्ट्र हैं, 5 स्थायी जो राष्ट्र हैं वे भी शामिल हैं कहीं ना कहीं। और इस क्लब में शामिल होने का मतलब अपने आप में यूनिक होना चाहते हैं, एक पावरफुल राष्ट्रों का समूह बन जाएगा। परमाणु संपन्न राष्ट्र जब एक ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप में मिलकर वो विश्व की जो व्यवस्थाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था है उसको संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं। इंटरनेशनल स्टेटस होगा उस राष्ट्र का जिसके पास परमाणु शक्ति होगी, परमाणु संपन्नता होगी। इस कारण भी ये राष्ट्र जो परमाणु संपन्न नहीं हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे अमेरिका ने ब्रिटेन को सहायता दी, ब्रिटेन के माध्यम से फ्रांस तक गए, फिर उसी माध्यम चाइना पर आरोप लगता है, देखो चीन पर आरोप लगता है कि उसने पाकिस्तान को दिए ये तकनीक, पाकिस्तान पर आरोप लगता है कि उसने उत्तर कोरिया को ये तकनीक दे दी, या चाइना पर भी आरोप लगता है। यानी ये अपने अपने ग्रुप को परमाणु संपन्न बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वहीं पर अमेरिका ने ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से होते हुए वो कहां जा रही है, फ्रांस तक। रूस पहले से प्रयास कर रहा था और भारत को सहयोग दिया है रूस ने, ऐसा कहा जाता है, या भारत ने खुद ने एक क्षमताएं अर्जित कर ली हैं। अब ऐसा कहा तो जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रूस के साथ इसका कनेक्शन आता है 1974 में, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने अपने ग्रुप बनाने का भी काम करते हैं कि किस ग्रुप के साथ कौन सा राष्ट्र बड़ी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, और वो अपने साथ साथ दूसरे राष्ट्रों को भी तकनीक उपलब्ध करवा रहा है। क्योंकि आर्थिक मामलों की बहुत, अभी जब इसकी चर्चा करेंगे, देखें आप इसमें अभी तो हमने देखा कि 1945 में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था, तब से लेकर आज तक लगभग 13,865 के करीब परमाणु शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, 13,865। और जब 2 नगरों को 2 छोटे छोटे बम थे तब वो तो आज की तुलना में तो बहुत छोटे से थे। हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम के अलावा ये परमाणु बम जो हैं ये इस धरती को कई बार नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नष्ट करने का साधन हमने बनाया है, मानव द्वारा निर्मित है। आप देखें एक और कारण इसका, एक और आवश्यकता इसकी पड़ती है, वो है आर्थिक हित। यानी ये जो परमाणु प्रसार है या परमाणु बमों का निर्माण है, इसमें कहीं ना कहीं उन 5 स्थायी राष्ट्रों के आर्थिक हित भी शामिल होते हैं। बहुत बड़ी रकम दी गई थी, कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा चाइना को, उत्तर कोरिया के द्वारा चाइना या पाकिस्तान को। तो ये जो तकनीक है इससे अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए भी ये राष्ट्र परमाणु प्रसार में लगे हुए हैं, लग जाते हैं। यहाँ पर सृजनात्मक जो रूप है, इस सृजनात्मक रूप की तो पूरी कीमत वसूलते ही हैं, यूरेनियम उपलब्ध करवाते हैं, वो तकनीक उपलब्ध करवाते हैं। अमेरिका भारत को 123 जो प्रस्ताव था उसके अंतर्गत भारत में जो परमाणु भट्टियाँ हैं उनके लिए ईंधन उपलब्ध करवाता है। भारत रूस से लेता है, ऑस्ट्रेलिया से लेता है, फ्रांस से लेता है, और अमेरिका, फ्रांस, रूस ये मुख्य आपूर्तिकर्ता राष्ट्र हैं भारत को यूरेनियम के मामले में या यूरेनियम से संबंधित तकनीक के मामले में। तो ये उसकी फीस भी पूरी वसूल करते हैं। तो इस कारण भी आवश्यकता है और प्रसार करने वालों को भी इसका फायदा होता है। उसके अलावा जिसके पास परमाणु संपन्नता है इसके रूप में, सृजनकारी रूप में, वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को तो पूरा करता है तब जब उसको कहीं और से ऊर्जा लेनी नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना उत्पादन बढ़ा देता है या उत्पादन इतना कर लेता है कि ये फिर उस ऊर्जा को बेचना भी शुरू कर देता है, और जब बेचता है तो उसके बदले उसको आर्थिक सहायता या आर्थिक
हित जो है उसके वो भी पूरे होते हैं। तो इस कारण कई लोगों को परमाणु प्रसार या परमाणु तकनीक का इतना लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो इस तकनीक को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है इसके नकारात्मक जो पक्ष हैं उनकी बात कर लेते हैं। और भी हो सकते हैं, आवश्यकताएं और भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर कोई हित के लिए आर्थिक हित के लिए करे। कुछ लोग दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। सुरक्षा, अब अमेरिका को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है इतनी जितना कि वो दुनिया पर दादागिरी करना चाहता था। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में घटना घट रही है, पहली बार ही बहुत सालों बाद, लगभग जब से अमेरिका बना है तब से तो ऐसा हिंसक प्रदर्शन शायद 2 या 3 बार ही हुआ है जिस तरह का अभी हुआ था। तो आगे चलें। परमाणु की जो संपन्नता है उस संपन्नता को प्रभावित करने का काम करते हैं, उसको देखें। तकनीक कह दें या परमाणु प्रसार कह दें। अब देखो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव वे ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम करने के लिए अच्छा जाते हैं और हो जाता है कई बार बुरा, और उस बुरे के ऊपर काम करने के लिए डायनामाइट जब बनाया गया था तो जिस व्यक्ति ने बनाया था तो उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ये किस प्रकार से मानव को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकेगा। तो जब इसका बहुत बड़े व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा, इससे मानव को नुकसान होने लगे, और कहीं कहीं अल्फ्रेड नोबेल को ये लगा कि मुझे लोग किस रूप में याद रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे लोग अच्छे रूप में याद नहीं रखें, डायनामाइट के आविष्कारक के तौर पर याद नहीं रखें। इसलिए उन्होंने अपने विल बनाई और उस विल में कहा कि मेरी जो राशि है उस राशि से पुरस्कार प्रदान किए जाएं जो कार्य अच्छे किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन कार्यों के द्वारा सहयोगात्मक एक वातावरण निर्मित किया जा रहा है तो उन लोगों को पुरस्कार प्रदान किए जाएं। यानी उन्होंने अपने डायनामाइट के आविष्कार से या उससे जो राशि अर्जित की उस राशि को मानव कल्याण के कार्यों को करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने में लगाया, उसको वो प्राइज़ देना उन्होंने शुरू किया। तो उस नेगेटिव वे को उन्होंने पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी पुरस्कार नहीं होते तो शायद हो सकता है हमारी भावनाएं अल्फ्रेड नोबेल को लेकर कुछ अलग ही होती, लेकिन नोबेल प्राइज़ की वजह से हम जो लोग नहीं जानते या जिन्होंने सिर्फ नाम भी सुना है वो तो नोबेल प्राइज़ का नाम सुना है, डायनामाइट का आविष्कारक है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, या जिनको भी पता है वो दोनों चीज़ें एक साथ याद करते हैं कि डायनामाइट नोबेल प्राइज़, डायनामाइट और नोबेल प्राइज़। तो ऐसे ही हम भी ये चाहते थे कि हम एक ऊर्जा संसाधन का एक ऐसा तत्व लेकर आएँ जिससे हमारी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, लेकिन बनाने वाले ने इसको क्या बना दिया, परमाणु बम। तो परमाणु बम की जो मारक क्षमता है वो मारक क्षमता अत्यंत व्यापक है। पहला इसका दुश्मन, आप देखिए कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में पल भर में ही वो इतने बड़े बड़े शहर क्या हो गए, नष्ट हो गए। यानी इसकी परमाणु बम की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी आप देखेंगे और बम जब ब्लास्ट होते हैं, डायनामाइट को ही ले लें या किसी अन्य बम को ब्लास्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ तो शेष रहता है। यहाँ जब परमाणु बम ब्लास्ट होता है तो ज़मीन जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिट्टी के ढेर में बदल जाती हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा एक साथ एक समय में
निकलती है कि और कोई विकल्प वहाँ पर बचता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला कारण तो क्या है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा मारक क्षमता को धारण करता है परमाणु बम, चाहे वो हाइड्रोजन बम हो। हाइड्रोजन बम तो इससे भी कम से कम 10 गुना ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादा मारक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, दूसरी जो बात है या दूसरा जो विषय आता है, आपने देखा होगा परमाणु बम या युद्ध को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है। नियंत्रित तो नहीं कहेंगे, नियंत्रित तो है ही, सीमित किया जाना। अब ये क्या कह रहा हूं, अभी जैसे आपने वो देखी होगी मूवी मिस्टर इंडिया, ठीक है, उसमें मिस्टर इंडिया में जब वो लास्ट में जब वो बम छोड़ते हैं मिस्टर अमरीश पुरी मुगेम्बो, तो तब वो कहते हैं कि भाई साहब अब ये बम यहाँ से निकल चुका है, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर ये वहाँ नहीं फटेगा तो ये यहाँ फटेगा, यहाँ फटेगा तो आपकी जान भी जा सकती है, मेरी तो जाएगी जाएगी, आप भी मर जाएंगे, इसलिए इसको रोकने का प्रयास नहीं करें। लेकिन अनिल कपूर जो मिस्टर इंडिया थे, उन्होंने देखा कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, इससे बढ़िया हम जो 10-5 लोग यहाँ रह गए हैं, इन लोगों का नष्ट हो जाना पर्याप्त है। तो ऐसा ही हम भी कह रहे हैं कि इसको एक सीमित नहीं किया जा सकता। सैनिकों को आप आदेश दे देंगे, रुक जाएंगे। आपने जो डायनामाइट या जो अन्य कोई बम आप प्रयोग करते हैं या किसी प्रकार की गोली, सैनिक, मोर्टार, जो भी जितने भी विध्वंसक हथियार हैं, उनकी एक लिमिट होती है। आज फट रहे हैं तो आज वो काम खत्म हो जाएगा, गोली आज चली, आज किसको लगी, या लगी तो लगी, नहीं लगी तो बेकार हो जाएगी, दोबारा ऐसे नहीं आप उसको यूज़ कर लेंगे, या वो पड़ी पड़ी आपको नुकसान कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी इनको सीमित किया जाना मुश्किल है, इनको आप खुद फिक्स नहीं कर सकते कि ये किस मात्रा में कहाँ तक हानि पहुँचा सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो इस परमाणु प्रसार के कारण जो दुष्परिणाम होंगे या परमाणु युद्ध के कारण जो दुष्परिणाम होंगे, उन दुष्परिणामों की आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखें, ये तो हो गए क्या, तात्कालिक प्रभाव की तरह हो गया। ये तो तात्कालिक प्रभाव हो गया कि वो जो संपत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, जो लोग हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस परमाणु क्षमता का जो दीर्घकालीन जो प्रभाव होता है, उस दीर्घकालीन प्रभाव के कारण आज भी जापान में मानसिक या शारीरिक असक्षमता पाई जाती है। कई प्रकार के कैंसर होते हैं आज भी, क्योंकि वो जो परमाणु बम उस टाइम फटा वहाँ गिराया गया था, उसकी रेडिएशन, ये जो विकिरण है, उन विकिरणों का प्रभाव आज भी लागू हो रहा है। आज कब फटा था, 1945, आज देख लो 55 और 10 65 75 साल हो गए। 75 साल के बावजूद भी उस परमाणु बम का प्रभाव आज उन दो शहरों से पूरी तरह से हटा नहीं है। यानी इतना दीर्घकालिक दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है मानव जाति को, मानव समाज को। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस परमाणुओं को या तो इस धरती को परमाणुओं से, परमाणु बम्बों से क्या कर देना चाहिए, रहित कर देना चाहिए। एक भी राष्ट्र के पास परमाणु बम रहना नहीं चाहिए, लेकिन ये राष्ट्र मानते ही नहीं, ये एग्री नहीं करते इस बात पर, एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालते रहते हैं कि वो करेगा पहले तो मैं करूँगा, मैं, वो कहता है पहले रूस करेगा तो अमेरिका करेगा, अमेरिका कहता है पहले रूस करेगा तो मैं करूँगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे पर ये डाल देते हैं। तो ये दीर्घकालीन प्रभाव के तौर पर रेडिएशन की जो समस्या है, विकिरण जो निकलते रहते हैं यूरेनियम से, वो आज भी यानी एक लंबे समय तक, कई सदियों तक, कई सालों तक मानव जाति को परेशान कर सकते हैं। इसलिए या तो हम कह दें कि ये दुष्प्रभाव, या हम कह दें कि परमाणु प्रसार को रोकने की आवश्यकता क्या है, दोनों बात यही हो सकती है। पहले तो हमने देखी थी कि परमाणु क्यों चाहिए, परमाणु क्षमता क्यों चाहिए हमको, और दूसरा हम कह रहे हैं कि परमाणु प्रसार की आवश्यकता क्यों है या इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, दोनों एक ही बात है। अगला देखें आप,
आर्थिक आधार पर या आर्थिक रूप से अत्यंत महंगे हैं। ठीक है, ये अत्यंत महंगी तकनीक है। तो क्या दिक्कत हो गई साहब? दिक्कत ये आती है कि वो जो राष्ट्र आर्थिक रूप से कम संपन्न है, विकासशील हैं, वो राष्ट्र भी क्या चाहते हैं? परमाणु तकनीक प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है फिर? इसका परिणाम होता है कि उनकी आर्थिक हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। जैसे पाकिस्तान को ले ले, परमाणु संपन्न राष्ट्रों में सबसे गरीब राष्ट्र है वो, और जैसे ही आर्थिक हालत खराब होगी, अव्यवस्था वहाँ डेवलप होगी, उस अव्यवस्था के डेवलप होने के कारण क्या होगा कि वो जो परमाणु बम हैं वो किसी ऐसी शक्ति के हाथों में जा सकते हैं जो कि उनका दुरुपयोग कर सकती है, आतंकवादियों के हाथों में जा सकते हैं, किसी भी अन्य गैर जिम्मेदार संस्था या व्यक्ति के हाथों में उन परमाणु बमों का नियंत्रण हो सकता है। इसके लिए भी हम कह रहे हैं कि इस महंगी तकनीक को हर किसी राष्ट्र के द्वारा उपयोग में नहीं लेना चाहिए, हर किसी राष्ट्र के द्वारा इसकी मांग नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, और देखें, देखो आपको सबको जानना ही होगा कि हमें क्या करना है, हम इसका दुरुपयोग किस तरह से रोक सकते हैं। देखें, इस परमाणु तकनीक का उपयोग करने के कारण जो अन्य क्षेत्र हैं जन कल्याणकारी या राष्ट्र की प्रजा के कल्याणकारी, उन अन्य क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब प्राथमिकता किस पर दे रखी है कई राष्ट्रों ने? परमाणु शक्ति पाने पर। तो अन्य क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसका मतलब क्या हो गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी या रोजगार कहते हैं हम तो, ठीक है। इन चीजों पर ध्यान नहीं देकर वो किस पर ध्यान देने लगते हैं? मात्र परमाणु तकनीक प्राप्त करने पर। इससे वहाँ के राजनीतिक हालात, सामाजिक हालात, शैक्षिक हालात कह दें, ये सारे क्या होने लगते हैं? बुरी तरह से प्रभावित होने लगते हैं। और उनके प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय जो शांति व्यवस्था बनी हुई है उस पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। आतंकवाद की तरफ वो राष्ट्र बढ़ने लगते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। आपको भारत के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि भारत बहुत विकसित राष्ट्र है या बहुत प्रतिभा संपन्न राष्ट्र है, लेकिन भारत की जो कैपेसिटी है, जो क्षमताएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत ने अपने संसाधनों का प्रयोग करने का प्रयास किया है। जैसे कि मैंने बताया कि थोरियम से भी बन सकती है, थोरियम से भी हम परमाणु ऊर्जा बना सकते हैं। और वो जो रेत है केरल की, केरल के तटों के आसपास जो रेत है वहाँ पर वो तत्व उपलब्ध है। ठीक है, उस रेत में वो तत्व बड़ी मात्रा में है। तो हमारी जो निर्भरता है दूसरे राष्ट्रों पर, वो निर्भरता कहीं ना कहीं कम पड़ती है। हम ज़्यादा आत्मनिर्भर हो रहे हैं इस मामले में। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से भारत पिछड़ा हुआ नहीं है। एक तो पूरी तरह से भारत में इतनी समस्याएं होते हुए भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना स्थान रखता है, इसलिए भारत एक अलग मैटर है। बाकी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की आज अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही है। वो भारत 5वें, 6ठे, 3रे
ऐसे स्थानों पर अपना स्थान रखता है। आगे चले, ये जो परमाणु परीक्षण है या बम है, इनके द्वारा पर्यावरण को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। कैसे देखें आप, जब उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया था तो वहां पर भूकंप की संभावना, मतलब भूकंप जैसे झटके आए थे। ठीक है, अकाल, जलवायु परिवर्तन, बारिश कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी गर्मी ज़्यादा हो गई, कभी गर्मी कम हो गई। समुद्रों में भी परीक्षण किया जाता है। उस समुद्रों में किए गए परीक्षण से जो समुद्री जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप खुद देखें कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के कारण, अभी दो घटनाओं की बात करेंगे, चैम्बरलेन और फुकुयामा जो स्थान था, वहाँ पर इस तरह की परमाणुओं से दुर्घटनाएं हो गई, तो वो सारा भूकंप आया जापान में, अभी बात करेंगे। तो वो जो विकिरण था, वो जो पानी था, परमाणु तकनीक से युक्त या परमाणुओं से युक्त यूरेनियम से मिश्रित जो पानी था, वो समुद्र में चला गया और एक बहुत बड़े क्षेत्र को उसने क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया। तो वहाँ पर जो वो जो निर्जीव व्यक्ति हैं और सजीव जो व्यक्ति है, निर्दोष जो व्यक्ति जीव हैं, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम ये बात करें कि परमाणु तकनीक के आधार पर या इसके लीकेज जो हो रहे हैं, उन लीकेज से कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। और पर्यावरण को आप जानते हैं कि ये धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, परमाणु बमों का निर्माण हो रहा है, इसको उनके निर्माण के समय जरूरी नहीं है कि वो परमाणु बम फटे, लेकिन वो जो तत्व जिनसे परमाणु बम का निर्माण हो रहा है, वो जो तकनीक है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। हालांकि परमाणु बम का प्रयोग फर्स्ट और लास्ट बार आपको पता है 1945 में किया गया था, तो परमाणु बम का तो प्रयोग नहीं हो रहा है डायरेक्ट, लेकिन परमाणु परीक्षण जो हो रहे हैं और परमाणु परीक्षण के कारण जो प्रयोग हो रहे हैं और उन प्रयोगों के कारण जो लीकेज हो रहे हैं, इन एटॉमिक कह दें या न्यूक्लियर जो वेस्टेज हैं, इन वेस्टेज के कारण भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जरूरी नहीं कि युद्ध ही हो। ठीक है, तो इस तरह आप ये ध्यान रखें कि जो हमारे पास जो तकनीक है, उस तकनीक को इतना हमें मजबूत करना होगा कि हमें किसी भी प्रकार से परमाणु का नकारात्मक प्रभाव नहीं झेलना पड़े। देखें, और परीक्षण या उपयोग, विश्व में एक वर्ग तैयार हुआ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भ्रमण करना पड़ता है। एक बड़ी आबादी, एक बड़ा वर्ग क्या बन गया है, शरणागत बन गया है। शरणार्थियों की समस्या भी इससे जुड़ी हुई है। शरणार्थियों की समस्या क्या हो गई कि मैंने आपको बताया कि चैम्बरलेन जो इंस्टीट्यूट था, उस चैम्बरलेन इंस्टीट्यूट में जो घटना घटी, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, उन्हें जापान सरकार ने कहीं और बसाने का प्रयास किया। रूस में जो घटना घटी, उस घटना के आधार पर लगभग 2,20,000 लोग, ये 2,20,000 लोग क्या बन गए, शरणार्थी बन गए। चैम्बरलेन की जो घटना थी, हालांकि डेथ किसी की नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इतने लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये भी इस परमाणु तकनीक की विश्व को देन है।
नेगेटिव देन है, नकारात्मक रूप से ये देन है। इसके अलावा एक और देखें आप, राष्ट्रों के आपसी संबंधों पर भी क्या डाला इसने, नकारात्मक प्रभाव। राष्ट्रों के जो आपसी संबंध है ठीक है, राष्ट्रों के आपसी संबंधों में इस तकनीक को प्राप्त करने की होड़ में तनाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके संबंधों या उनकी छवि को भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। जो राष्ट्र नहीं, यानी इसने, या हम कहें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विश्व को दो भागों में बांट दिया। एक तो परमाणु संपन्न राष्ट्र और दूसरे गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का विभाजन राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्या है, घातक है। कैसे, वो पूछेगा कैसे, तो ये राष्ट्र भी अब क्या करना चाहते हैं, ये तकनीक पाना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके इनको क्या मिल जाए, ये तकनीक मिल जाए। फिर ये तो ये अपने शत्रुओं को चुन चुन कर डराएंगे या चुन चुन कर उनको मारेंगे, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये भी क्या है, वो जो हीन भावना है अपने भीतर, उस हीन भावना को दूर करने के लिए क्या पाएंगे, परमाणु तकनीक और परमाणु बम। आगे चले, जो लास्ट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं इससे संबंधित, वो ये है कि परमाणु बम एक ऐसे चरण को ऐसा दौर या चरण भी आ सकता है जो इससे भी खतरनाक होगा। यानी जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो चाहेंगे या कोशिश भी करेंगे कि अब जब सबके पास या मेरे शत्रु के पास भी परमाणु बम है, तो मैं इससे भी हानिकारक, इससे भी भयंकर या इससे भी खतरनाक किसी ऐसे शस्त्र की खोज करूं जिससे मैं इन राष्ट्रों पर जो ऑलरेडी परमाणु संपन्न हैं उन पर कोई दबाव बना सकूं। ठीक है, तो मतलब ब्लैकमेल करने का। जो कि शस्त्र होड़ को क्या कर सकती है, बढ़ावा दे। यानी इनका मानना है कि अगर आप यहीं रुक जाते या आप परमाणु तकनीक को सभी राष्ट्रों से नष्ट करेंगे, तभी ये जो राष्ट्र हैं
ये किसी और तकनीक को ढूंढने की तरफ क्या नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने इन परमाणु बमों को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं किए तो ये शायद इससे भी खतरनाक और किन्हीं शस्त्र या हथियारों का प्रयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आवश्यकता थी या परमाणु तकनीक को रोकने का प्रयास करने का प्रयास है कि कैसे भी करके इन प्रयासों को क्या किया जाए, रोका जा सके। तो इनको देखें आप एक बार और ढंग से देखें। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इनको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि 3 ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिनका आपको जानना जरूरी। उन 3 घटनाओं को आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपको इसके हानियों का पता भी रहेगा। पहले तो इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे जो आपको दिखाई दे रही है। तो आप देखें कि एक जो सबसे पुरानी घटना है वो है चैम्बरलिन की, और उससे पहले है 3 माइल्स आइसलैंड जो है। 3 माइल्स आइसलैंड जो है उसके द्वारा भारत में, एक मिनट, क्या करें इसका समाधान। ये क्या है, ये जो तट है, ये जो तट है ये अमेरिका में है, और इस पर 28 मार्च 1978 को परमाणु जो आइसलैंड परमाणु का जो परीक्षण किया जाता है उससे संबंधित जो ऊर्जा उत्पादन के मामले हैं वहाँ पर एक लीकेज हो गया था, और उस लीकेज के कारण वहाँ लोगों को हटाया गया था। रिएक्शन हुआ मान लो, ठीक है। डेथ किसी की नहीं हुई हालांकि, लेकिन वहां पर लोगों को एक स्थान से छोड़कर दूसरी जगह स्थापित किया गया। रिएक्शन जो था वो रिएक्शन इतना भयंकर था, ज़्यादा था, लेकिन लोगों को समय रहते क्या कर लिया गया, हटा लिया। तो 3 माइल्स आइसलैंड यूएसए में है, और वहाँ पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन को लेकर या परमाणु के की जो भट्टियाँ हैं वहाँ लीकेज हुआ, और उसके लीकेज के कारण वहाँ रेडिएशन फैल गया। दूसरी घटना जो है वो रूस की है, चैम्बरलिन की, अप्रैल 1986। 28 या 29 अप्रैल की बात होगी। तो वहाँ पर क्या हुआ, चैम्बरलिन में वो भी इसी तरह का एक लीकेज हुआ। परमाणु भट्टी जो परमाणु उनका संसाधन है जहाँ वो प्रयोग प्रैक्टिकल करते हैं या ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ऐसी जगह। तो वहाँ पर लगभग 2,20,000 लोगों को क्या कर दिया गया, शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। और यूरोप और रूस
तक वो विकिरण वहाँ पर फैल गया। रेडिएशन जो फैला वो यूरोप और रूस, यूरोप का जो पार्ट है, रूस का जो पहले जो पार्ट था यूक्रेन, वहाँ उसके आसपास से लेकर उससे संबंधित जो शेष हिस्सा है यूरोप का, वहाँ इस प्रकार का ये रेडिएशन फैला। ठीक है, 26 अप्रैल 1986। तो हम बात करें कि ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन ने या इन घटनाओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु तकनीक पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग का क्या किया, समर्थन किया। वो भी नहीं चाहते हैं कि ये जो पदार्थ है ये किसी भी प्रकार से लोगों को प्रभावित करे। तीसरी जो घटना है वो जापान की है। मार्च 11 मार्च 2011 जापान में आया था भूकंप, और भूकंप के साथ आई सुनामी। हम दुष्प्रभावों की बात करें क्योंकि युद्ध तो कोई हुआ ही नहीं, युद्ध तो 1945 के बाद हम ऐसा भयानक उसका दुष्प्रभाव रहा कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी राष्ट्र के विरुद्ध किसी भी प्रकार के परमाणु शस्त्रों का उपयोग कर ले, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि तनाव इतना बढ़े नहीं, या परमाणुओं का प्रसार इतनी संख्या में नहीं हो कि हर कोई छोटे मोटे युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग करने लगे। ऐसी व्यवस्था डेवलप हो गई। तो फुकुयामा जो था वहाँ पर भूकंप आया जापान में, और उसके तहत जो सुनामी आई, उस सुनामी के बाद उसका जो रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर जो जापान का है, उससे वहाँ लीकेज हो गया। जो पानी था, भारी पानी जो होता है काम आता है वहाँ, उसमें रेडिएशन का जो पानी था, वो रेडिएशन का पानी कहाँ चला गया, समुद्र में चला गया। ठीक है, और समुद्र में जाने के बाद मैंने आपको बताया कि वो उस पानी ने वहाँ कई प्रकार के जीवों को, वनस्पति को नष्ट कर दिया। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो परमाणु परीक्षण है, ये प्रमुख जो घटनाएं हैं, ये लेटेस्ट भारत में भी रही होंगी। तो ये घटनाएं जो हैं, इन घटनाओं ने इस परमाणु प्रसार को रोकने का जो विचार है उसको मजबूती के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब हम इनकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रयास हुए। ठीक है, इन प्रयासों की हम चर्चा करेंगे कि किन किन प्रयासों के आधार पर इन बम्बों को या इस परमाणु तकनीक को रोकने और नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई राष्ट्र ऐसे हैं, इन 3 घटनाओं के अलावा और भी घटनाएं हैं छोटी मोटी, लेकिन आपको मुख्यतः इन 3 घटनाओं का ध्यान तो रखना ही रखना है। आप और रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रयासों पर, जिन प्रयासों के माध्यम से, जैसे पीटीबीटी है, एनपीटी है, सीटीबीटी है, एमटीसीआर है, वासेनार ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, साल्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, स्टार्ट है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इन संधियों की जब बात करेंगे, और यूएनओ के द्वारा खुद यूएनओ ने भी एक अलग विषय खड़ा किया है, या एक अलग संस्था बना रखी है जो कि परमाणु तकनीक के प्रचार को रोकने के लिए या परमाणु परीक्षणों को रोकने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये देखें कि विषय जो हमारा है वो विषय हमें किस तरह से काम करना है। भारत का पक्ष देखेंगे, और भारत का पक्ष देखने के बाद हम निर्धारित करेंगे कि भारत को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु तकनीक के प्रचार प्रसार को कम करना है, या उस प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना है। ये सोचनीय विषय है भारत के लिए। ठीक है, और घटनाओं को भी आप जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने जोड़ी है वही आप जोड़ें। फिर मिलते हैं उन संधियों ट्रीटीज के साथ, इंटरनेशनल ट्रीटीज। आज के लिए बस इतना ही।